महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल नेता के चुनाव के लिए नवनिर्वाचित विधायकों की आज मुंबई में बैठक होगी। भाजपा ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को बैठक के लिए पर्यवेक्षक बनाया है। नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण कल शाम 5 बजे दक्षिण मुंबई के आजाद मैदान में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे माना जा रहा है। भाजपा के नेतृत्व में महायुति गठबंधन ने हाल में हुए विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से जीत हासिल की थी। उधर झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह कल होगा। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार राजभवन में मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा की गठबंधन वाली इस सरकार में 11 मंत्रियों को शामिल किए जाने की संभावना है। झारखंड मुक्ति मोर्चा से 6, कांग्रेस से 4 और राष्ट्रीय जनता दल से 1 विधायक को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि कैबिनेट में झारखंड के सभी क्षेत्रों का नेतृत्व शामिल होगा। श्री हेमंत सोरेन ने 28 नवंबर को झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण ली थी। लोकसभा सचिवालय ने सांसदों से संसद भवन के प्रवेश द्वारों के समक्ष विरोध प्रदर्शन नहीं करने का अनुरोध किया है। सचिवालय ने कहा कि ऐसी गतिविधियों से सदन की बैठकों के दौरान संसद सदस्यों के आने जाने में बाधा होती है। सचिवालय ने इस बारे में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा जारी निर्देशों की ओर भी ध्यान दिलाया है। सचिवालय ने ये भी कहा कि संसद के प्रवेश द्वारों को व्यवधान मुक्त रखना सांसदों की सुरक्षा के लिए भी जरूरी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो आज श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C-59 मिशन का प्रक्षेपण करेगा। प्रक्षेपण शाम 4:08 पर होगा। PSLV C-59 से यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा 3 उपग्रहों का प्रक्षेपण होगा। प्रोबा 3 यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का कक्षा निरूपण मिशन है। इसरो की व्यावसायिक शाखा न्यू स्पेस लिमिटेड को यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी से ये ऑर्डर मिला था। प्रोबा 3 अंतरिक्ष की निर्धारित कक्षा में पहुंचने के बाद 2 उपग्रहों में बढ़ जाएगा। ये उपग्रह सूर्य के प्रभामंडल और इसके आसपास के वातावरण, अंतरिक्ष के मौसम तथा सौर पवन का अध्ययन करेंगे। नौसेना दिवस आज मनाया जा रहा है। भारतीय नौसेना की भूमिका और उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को ये दिवस मनाया जाता है। वर्ष 1971 में आज ही के दिन ऑपरेशन ट्राइडेंट के दौरान भारतीय नौसेना ने PNS खैबर सहित पाकिस्तान के 4 पोत डुबो दिए थे। इस अभियान में सैकड़ों पाकिस्तानी नौसेना कर्मी मारे गए थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज दोपहर ओडिशा के पुरी में ब्लू फ्लैग बीच पर नौसेना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। इस आयोजन में नौसेना कमांडो और सैन्य कर्मियों के साथ 15 से अधिक जहाजों, पनडुब्बियों तथा 40 विमानों की विशिष्ट क्षमता का प्रदर्शन किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि MiG-29K और हॉक लड़ाकू विमानों तथा मार्कोस और युद्धपोतों के युद्धाभ्यास का प्रदर्शन भी किया जाएगा। नौसेना दिवस के अवसर पर मुंबई में एक एयर शो का आयोजन भी किया जाएगा। समापन समारोह आज शाम 4 बजे गेटवे ऑफ इंडिया पर होगा। पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल संजय जे सिंह ने कल नौसेना सप्ताह 2024 के वार्षिक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। ब्रिटेन के सांसदों ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही जातीय हिंसा पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स में बांग्लादेश की स्थिति पर चर्चा में कंजर्वेटिव पार्टी की सांसद प्रीति पटेल ने इसे अत्यधिक गंभीर बताया। हिंदू अल्पसंख्यकों को निशाना बनाकर की जा रही हिंसा और बर्बरता का हवाला देते हुए सुश्री पटेल ने कहा कि बांग्लादेश में स्थिति अनियंत्रित हो गई है। एक अन्य सांसद बॉब ब्लैकमैन ने कहा कि वहां हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं और उनके व्यवसाय की लूटपाट की जा रही है। उन्होंने कहा कि ये स्पष्ट रूप से बांग्लादेश से हिंदुओं के खात्मे की साजिश है। लेबर पार्टी के सांसद बेरी गार्डनर ने भी इस स्थिति पर विचार के लिए संसद का आपात सत्र बुलाने की मांग की है। हिंद प्रशांत क्षेत्र कार्यालय की प्रभारी कैथरीन वेस्ट ने कहा कि ब्रिटेन का विदेश राष्ट्रमंडल और विदेश कार्यालय पूरे घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रख रहा है। इस बीच ब्रिटेन ने बांग्लादेश में आतंकी हमलों की आशंका को देखते हुए नया यात्रा परामर्श जारी किया है। ब्रिटेन के विदेश राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय ने एक चेतावनी में कहा कि विदेशी नागरिकों के भ्रमण स्थलों सहित भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र, धार्मिक स्थल तथा राजनीतिक रैलियों पर आतंकी हमले हो सकते हैं। परामर्श में यह भी कहा गया है कि बांग्लादेश में कुछ कट्टरपंथी समूह इस्लामी विचारधारा से अलग मत रखने वालों को निशाना बना रहे हैं। वहां अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायों पर आतंकी हमले हुए हैं और पुलिस तथा सुरक्षा बलों को भी निशाना बनाया जा रहा है। ब्रिटेन ने जुलाई और अगस्त में भी बांग्लादेश की राजनीतिक स्थिति के बारे में कहा था कि वहां व्यापक हिंसा हुई है, जिसमें कई लोगों की मौत हुई है और अनेक घायल हुए हैं।
दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल ने आपात मार्शल लॉ हटाने की घोषणा की है। मंत्रिमंडल ने आपातकाल की घोषणा के लगभग 6 घंटे बाद इसे हटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। संयुक्त सेना प्रमुखों ने पुष्टि की है कि सभी सैनिक वापस लौट गए हैं और सामान्य स्थिति बहाल हो गई है। दक्षिण कोरिया के विपक्षी दल डेमोक्रेटिक पार्टी के एक नेता ने मार्शल लॉ की घोषणा के बाद राष्ट्रपति पर देशद्रोह का आरोप लगाते हुए तुरंत पद छोड़ने की मांग की थी। इससे पहले देर रात टेलीविजन संबोधन में राष्ट्रपति ने उत्तर कोरिया की साम्यवादी ताकतों से राष्ट्र की सुरक्षा तथा राष्ट्र विरोधी तत्वों के खात्मे के लिए आपातकाल को आवश्यक बताया था। केंद्र सरकार की मंजूरी मिलने के बाद रातापानी मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसे राज्य के लिए एक बड़ा उपहार बताया। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने विभिन्न वस्तुओं तथा सेवाओं पर जीएसटी दर बदलाव के बारे में मंत्री समूह की अनुशंसा संबंधी रिपोर्ट खारिज कर दी है। बोर्ड ने कहा कि जीएसटी परिषद को मंत्री समूह की ऐसी कोई सिफारिश नहीं मिली है और न ही जीएसटी दर में बदलाव पर विचार किया गया है। बोर्ड ने कहा कि वित्त मंत्री तथा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद ही दरों में बदलाव की सिफारिश कर सकती है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण परिषद ने भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र को आधिकारिक रूप से एक निकाय के रूप में मान्यता दे दी है। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष क्षेत्र में व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण को सशक्त बनाना है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय सचिव की उपस्थिति में इस सहमति पर हस्ताक्षर किए गए। और अब खेल समाचारों के साथ है प्रशांत कुमार। ओमान के मस्कट में जूनियर एशिया कप हॉकी में वर्तमान चैंपियन भारत ने मलेशिया को 3-1 से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। आज फाइनल में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। उधर एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप में आज मेजबान भारत का मुकाबला ग्रुप बी के दूसरे मैच में ईरान से होगा। मैच नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शाम 6 बजे शुरू होगा। आज के अन्य मैचों में हांगकांग का मुकाबला जापान से, सिंगापुर का चीन से और कजाकिस्तान का कोरिया गणराज्य से होगा। उधर सिंगापुर में विश्व शतरंज चैंपियनशिप में आज दोपहर भारत के ग्रैंड मास्टर दोम्बा राजू गुकेश मौजूदा चैंपियन चीन के डिंग लिरेन के साथ 14 गेम श्रृंखला का 8वां गेम खेलेंगे। उधर दुबई में अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट में आज भारत का मुकाबला मेजबान संयुक्त अरब अमीरात से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार सुबह 10:30 बजे शुरू होगा। ग्रुप ए के एक अन्य मैच में पाकिस्तान का सामना जापान से होगा। मौसम विभाग ने आज कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल, माहे, लक्षद्वीप, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और रायलसीमा के कई क्षेत्रों में गरज के साथ वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मछुआरों को इन क्षेत्रों में समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 2 दिन में गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत में न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में रात और सुबह के समय स्मॉग तथा हल्का कोहरा छाए रहने की संभावना है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वायु गुणवत्ता में मामूली सुधार हुआ है, लेकिन वायु गुणवत्ता सूचकांक अब भी खराब श्रेणी में बना हुआ है। आज सुबह 7 बजे औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 227 दर्ज किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार शहर के कुछ हिस्सों में सूचकांक 250 से ऊपर रहा। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के दौरान दिल्ली तथा आसपास के क्षेत्रों में रात और सुबह स्मॉग और हल्का कोहरा छाए रहने की संभावना व्यक्त की है। धन्यवाद निखिल। 3 नए आपराधिक कानून राष्ट्र को समर्पित करने के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को कई अखबारों ने प्रमुखता दी है। अमर उजाला ने लिखा है, अंग्रेजों के कानूनों से मुक्ति, भ्रष्टाचार और आतंकवाद के खिलाफ मजबूत होगी लड़ाई। राष्ट्रीय सहारा के शब्द हैं, अब खत्म हुए तारीख पे तारीख के दिन। जनसत्ता की सुर्खी है, अब पुलिस भी किसी को भी अपनी मर्जी से हिरासत में नहीं ले सकेगी। लोकसभा में विदेश मंत्री के बयान को नवभारत टाइम्स ने शीर्षक दिया है, एस जयशंकर ने संसद में बताया कैसे बेहतर होंगे चीन से रिश्ते। वहीं हिंदुस्तान लिखता है, एलएसी पर शांति रहे तभी संबंध सुधरेंगे। महाराष्ट्र में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह को लेकर दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, मैदान सजा, सीएम के नाम का ऐलान बाकी। पंजाब केसरी का अनुमान है, गृह विभाग समेत 22 मंत्रालय भाजपा रखेगी। देशबंधु के अनुसार झारखंड में हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल का कल होगा विस्तार। वीर अर्जुन के कारोबार पन्ने की खबर है, देश में डीएपी उर्वरक की कोई कमी नहीं, आयात भी घटा। हरी हुई ने शेयर बाजार की लगातार तीसरे दिन की तेजी को सुर्खी बनाया है। दैनिक जागरण की खबर है, महाकुंभ के लिए 2100 करोड़ रुपए देगी केंद्र सरकार। वहीं राजस्थान पत्रिका के खेल पन्ने की सुर्खी है, सर डॉन ब्रैडमैन की 80 साल पुरानी कैप 2 करोड़ 73 लाख रुपए में बिकी।